जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 31 चलेगा, जिसमें जीके, साइंस, हिंदी, व्याकरण, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन शामिल है। तो आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट को ध्यान से लगाइए। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और जैसे ही सेट कंप्लीट होगा, इसका पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन मिलेगा प्ले स्टोर पर, इसे डाउनलोड कीजिए। इसके अंदर ही हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। जिनको भी कोर्स चाहिए या कुछ भी जानकारी चाहिए, मैसेज करके बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। रात के 8 बज चुके हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? 5, 6, 3 या फिर डी 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो यहाँ पर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है, 4 युद्ध लड़े थे। ठीक है, तो पहला जो युद्ध हुआ था जिसको कहा गया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत 1767 में होती है और ये चला था 1769 तक। ठीक है, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में स्टार्ट हुआ था और ये चला था 84 तक। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1790 में स्टार्ट हुआ था, 1792 तक चला था। और चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है 1799, और इसी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार वर्णित है? चलिए बताइए क्वेश्चन 2 के लिए आंसर क्या होगा। और साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो भारत के संविधान के किस भाग में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार वर्णित है? भाग 3 में, जिसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक क्या है? अनुच्छेद है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन सा है? तो कई बार बता चुके हैं। समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के खिलाफ अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। चलिए आगे देखते हैं, बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? तो साथियों, बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? फाइकस बेंगलेसिस। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए, 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो 1931 में हुआ था कराची अधिवेशन। ठीक है, और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? कई बार बता चुके हैं, 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था सुभाष चंद्र बोस का जन्म, इसलिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और साथियों, प्रश्न के साथ जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जाता है वो आपको अगर लिखा हुआ चाहिए 1 लाइनर फॉर्म में, तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए 9631887058। इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। स्पेशल बिहार जीके का नोट्स भी आपको मिल जाएगा। तो तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इतना याद रखना है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 2011 की
जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? देखिए, जनगणना 2011 से संबंधित हर बार बिहार पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, इसे ध्यान से नोट करना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बताएंगे ध्यान से सुनना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य है केरल। ठीक है, कितना प्रतिशत साक्षरता है यहाँ पे? तो यहाँ पे 93.91%, लगभग 94% के आसपास मान सकते हैं। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य अपना बिहार है। बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। ये नंबर भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आता है। अच्छा, ओवरऑल देश की साक्षरता दर पूछे तो 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14 और महिला साक्षरता दर पूरे भारत में 65.46%। तो ये जितने भी आपको बता रहे सभी को ध्यान से आपको नोट कर लेना है। ठीक है, बाकी आपको नोट किया हुआ भी मिल जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? चलिए, क्वेश्चन 7 के लिए आंसर बताइए। दहेज निषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1 मई 1961 को लागू किया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, 1 मई 1961। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था? आंसर है 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्यपगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार एवं लागू की थी? तो साथियों, व्यपगत का सिद्धांत नीति तैयार और लागू किया था डलहौजी ने, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोला जाता है। ये एक विलय नीति थी, लागू किया था डलहौजी ने। और इस नीति के तहत सबसे पहले किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो सतारा को। कब? तो 1848 में मिलाया गया था। ठीक है, आगे देखिए। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन से संबंधित 2-3 क्वेश्चन बनता है, तो सभी को ध्यान से सुन लीजिए। बड़ा ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आइए आपको डिटेल्स में बताते हैं। तो मान लीजिए भारत का नीचे साइड का मैप है। ठीक है, चलिए इसको मान लेते हैं भारत का नीचे साइड का मैप है। अगर आपसे पूछे कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र तट के किनारे लगा हुआ है, तो याद रखिएगा भारत के टोटल 9 ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा समुद्र तट से लगता है। ठीक है, टोटल 9 राज्य है। तो यहाँ पर पूछा गया लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार। तो सबसे पहले अगर भारत की मुख्य भूमि की बात करें जो समुद्र तट से लगा हुआ है, ये कितना है? तो याद रखिएगा ये है पूरा आपका 6100 किलोमीटर, यानी गुजरात से स्टार्ट होता है, यहाँ से लेकर इस तरह से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तक ये समुद्र तट की लंबाई टोटल है 6100 किलोमीटर। अगर इसमें हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के तटीय लंबाई को अगर जोड़ देते हैं तो ये पूरा कितना बन जाता है? तो ये पूरा बन जाता है 7516 किलोमीटर। फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर आपसे पूछे भारत के मुख्य भूमि की समुद्र तट की लंबाई कितनी है, तो 6100। इसमें अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह को भी जोड़ दें तो ये हो जाता है 7516.6 किलोमीटर लगभग। ठीक है, अच्छा भारत का जो ऊपर साइड है जहाँ समुद्र टच नहीं होता है, ऊपर की लंबाई कितनी है? तो ऊपर की लंबाई है 15200 किलोमीटर। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट 15200 किलोमीटर, नीचे वाला पार्ट 6100 किलोमीटर। अगर इन दोनों को भी मिला दें तो 7516। अगर टोटल की बात करें तो 15200 और 7516.6 टोटल अगर जोड़ते हैं तो लगभग ये 22000 के आसपास आता है, 22623.3 के आसपास आता है ये पूरा किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया लक्षद्वीप समूह यानी कि ये वाला, अंडमान निकोबार ये वाला और समुद्र तट सहित ये वाला, तो टोटल कितना है 7516.6। तो ऑप्शन में तो यहाँ पे देखिए 7516 नहीं 7517 दिया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन सही है। कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है?
देखिए किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कंप्यूटर फील्ड में OLE का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ठीक है, एम्बेडिंग, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? चले बताइए क्वेश्चन 12 के लिए आंसर। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किया गया था सैन फ्रांसिस्को में, जो कि अमेरिका में पड़ता है, लाला हरदयाल, ठीक है, के नेतृत्व में। इसके सह संस्थापक थे, यहाँ पे देखिए हरदयाल दिया हुआ है, सी ऑप्शन आपका सही है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ये राजमार्ग से संबंधित है और इसका शुभारंभ क्या था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है भारत के 4 शीर्ष महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। कोशिका की खोज किसने की थी? ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, ठीक है। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। डैश ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यायित किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था, बताइए किसने? सही जवाब है जेम्स प्रिंसेप। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे ऊपर आता है रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर अमेरिका, चौथा चाइना, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर आता है अपना भारत। तो 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। क्रम आपको जरूर ध्यान रखना है, क्रम पूछा जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसके रूप में टूट जाते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? एटीपी के रूप में टूट जाते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। एटीपी का फुल फॉर्म जिसको पता है आप लोग बता सकते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? चलिए साथियों, आपको डेली क्लास करना है। क्लास का समय है शाम में 7:30 बजे और एक क्लास है रात में 8 बजे। तो पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनी विकिरण से सुरक्षित रखता है ओजोन। ओजोन का अणुसूत्र O3 होता है, ये समताप मंडल में पाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर या फिर 16 सितंबर को, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बार बार बता चुके हैं। सैनिक विद्रोह के दौरान कौन गवर्नर जनरल थे? सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय यही थे लॉर्ड कैनिंग। ओपेक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ओपेक जो है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1960 में किया गया था, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहां पर है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग पूछा गया ना कि राष्ट्रीय राजमार्ग। तो इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग
2 कहा गया है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की बात करें जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, जलमार्ग नंबर 1 जो कि प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है, जलमार्ग नंबर 1, इस बात को ध्यान रखिएगा। जलमार्ग नंबर 1 की लंबाई 1620 किलोमीटर है, 1620 किलोमीटर है जलमार्ग नंबर 1 की लंबाई। और जलमार्ग 2 की लंबाई कितनी है, तो 891 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है। तो इसका सही जवाब है 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है, यानी 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना है? तो ये है अपिक्को आंदोलन, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम डैश बनाते हैं, फटाफट से आंसर लगाते चलिए। और साथियों इसका पीडीएफ आपको आंसर के साथ एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। बताइए राइबोसोम डैश बनाते हैं। देखिए राइबोसोम कोशिका का वह स्थान होता है जहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है, यानी कि प्रोटीन बनाते हैं। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 चली थी, जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था? अच्छा, आप लोग कमेंट करके ये भी बताइए दूसरा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपका रिवीजन होगा। तो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था कौन सा? राउरकेला इस्पात संयंत्र। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ये उड़ीसा में है। भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? बताइए इसका आंसर। तो भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, लॉर्ड रिपन। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। इन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया था। लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिटन, दो नाम याद रखना है। लॉर्ड रिपन के समय में ही 1881 में भारत में 10 के आधार पर जनगणना होती है, और लॉर्ड लिटन ने 1878 में एक एक्ट लाया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में। तो इसको रद्द किसने किया था? इसे रिपन ने रद्द किया था 1882 में। निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो भारत पाकिस्तान युद्ध को हल करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था ये समझौता, ताशकंद समझौता। ठीक है, और किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। कब हुआ था? 1966 में। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए सिंधु जल समझौता कब हुआ था, जो कि अब खत्म कर दिया गया है? वह एकमात्र स्तंभ कौन है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा भाब्रू स्तंभ। ठीक है, तो सिंधु जल समझौता जो भी 1960 बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है 1960। किस राजवंश ने वीणा चिन्ह वाले सिक्कों की शुरुआत किया? तो ये किया था किस राजवंश ने? गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश में किसने? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है वंश का दूसरा सम्राट था, गुप्त वंश का दूसरा सम्राट था समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा गया। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
तो सिंपल सा क्वेश्चन है 10th क्लास का, हो ची मिन्ह ने किया था। कीव किसकी राजधानी है, बताइए इसका आंसर। तो साथियों कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है, यूक्रेन की। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बाबू कुंवर सिंह ने किया था बिहार से नेतृत्व 1857 में, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि 1857 का विद्रोह जो बिहार में चल रहा था, तो बिहार में इस विद्रोह को, जगदीशपुर में जो हुआ था, इस विद्रोह को किसने दबाया था, तो विलियम टेलर ने। याद रखिएगा, मेजर विलियम टेलर ने 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में हुए विद्रोह को दबाया था। बाबू कुंवर सिंह की बात करें तो 23 अप्रैल 1858, डेट याद रखिएगा, 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास लड़ी गई उनकी आखिरी लड़ाई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि, तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ठीक है। बैगनी और नीले प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं, इसलिए आकाश नीला दिखाई पड़ता है। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है, तो यह है चिल्का झील, ठीक है। चिल्का झील भारत और एशिया की सबसे बड़ी आंतरिक खारे पानी की झील है, ये उड़ीसा में स्थित है। लोनार झील कहाँ पर है, आप लोग बताइए कमेंट करके। सोलर सेल से बने हुए होते हैं, यानी सोलर सेल जो है किससे बने हुए होते हैं, तो सोलर एक सौर सेल जो होता है वो दो प्रकार के अर्धचालकों से बनता है, ठीक है, जिसे पी प्रकार और एन प्रकार सिलिकॉन बोला जाता है। सोलर सेल जो है सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक के बने होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था, तो दूसरा विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट होता है, 1945 में समाप्त होता है, ठीक है। इसमें धुरी राष्ट्रों के गठबंधन में 3 प्रमुख देश थे, जर्मनी, इटली, जापान। जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन नहीं था इसमें। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 82.5 डिग्री कौन सा, 82.5 डिग्री आपका पूर्वी, देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है। और ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। और ये जो पूर्वी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये कहाँ से होकर गुजरती है, तो भारत में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। वध्वागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो वध्वागम का होगा वधु जोड़ आगम, यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया है, और ये यन संधि का उदाहरण है। चलिए मैथ का क्वेश्चन, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई क्या है। देखिए 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक धातु है, ठीक है, धातु का गोला है, यानी गोले की त्रिज्या 4.2 है और बेलन की त्रिज्या 6 है, यानी कि जो धातु का गोला है उसी को पिघलाकर बेलन बनाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बेलन का जो आयतन होगा वही होगा गोला का आयतन, यानी कि गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन का सूत्र है, बराबर गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। दोनों का आयतन बराबर क्यों होगा, क्योंकि गोला जो है इसी को पिघलाकर बनाया गया है बेलन, ठीक है। इसका मतलब गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अब यहाँ पे देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए दोनों जगह आर है, ठीक है। तो गोले की त्रिज्या 4.2 है और बेलन की त्रिज्या 6 है, तो इसमें से किसी एक को मान लेते हैं बड़ी आर। तो बेलन की त्रिज्या 6 है, बड़ा है, तो इसको मान लेते हैं बड़ी आर, ठीक है। तो आर के जगह पे यहाँ पे 6 रखेंगे, 6 का स्क्वायर गुना एच हमको निकालना है। देख लीजिए बेलन की ऊंचाई बराबर 4/3 और यहाँ पे आर क्यूब, तो ये तो गोला का है, तो गोला का 4.2 है, तो 4.2 को 3 बार गुना कर दीजिए इस प्रकार से, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 से कटेगा, देख लेते हैं, 3 से 42 कटेगा, तो यहाँ पर 14 बार में कटेगा 1.4, तो 4 गुना 1.4 गुना 4.2 गुना 4.2, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, ये 36 नीचे आ जाएगा, तो 4 से 36 कटेगा, 9 बार में 4 नमा 36, फिर 3 से काटिए, 3 तिया 9 और ये 1.4, फिर ये 3 से कटेगा, ये 1.4, तो अब आपको गुना करना है 1.4 गुना 1.4 गुना 1.4, ठीक है, यानी कि 14 का क्यूब आपको बताना है। तो 14 का क्यूब क्या होता है, तो 1.4 गुना 1.4 गुना 1.4, तो तीनों को अगर गुना करेंगे तो आपका निकल कर लगभग आएगा 2.74। आप लोग गुना कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा 2.74। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फटाफट से। तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन, अगर आपने अभी 7:30 बजे की क्लास को किया है तो उसमें बता चुके हैं 29 जून 1968 को, ठीक है, 1968 को लगाया गया था। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है और ये 26 फरवरी 1969 तक चला था, ठीक है, जो कि सबसे लंबा अवधि का राष्ट्रपति शासन था बिहार में। आगे देखते हैं। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है कोर्ट। क्या बोलते हैं? कोर्ट। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्यों का मनोनीत होता है राज्यसभा में, ठीक है। राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। 250 में से 238 जो होते हैं ये कहाँ से होते हैं? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से। और 12 सदस्यों को जो मनोनीत करता है किस किस क्षेत्र से? तो 4 क्षेत्र से, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से राष्ट्रपति मनोनीत करता है। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? आंसर है सैनिकों को अनुदान। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सैन्य प्रमुखों को भूमि के कुछ टुकड़े या क्षेत्र सौंपे जाते थे जिन्हें अमरम कहा गया। राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? आंसर है, बताइए, प्रधानमंत्री की सलाह से। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा भंग होता है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी, अच्छा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कई बार ये भी बता चुके हैं अनाईमुड़ी, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर है, ठीक है। अच्छा, प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी ये दोदा बेटा है, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि नीलगिरी पर्वत पर है। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है, बताइए किसका? सही जवाब है ऑयस्टर का। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण है, यानी मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का जो नियंत्रण करता है किसके द्वारा होता है? यह परितारिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा? परितारिका के द्वारा, जिसको आइरिस भी बोला जाता है इंग्लिश में, आइरिस के द्वारा होता है। अच्छा, मनुष्य के नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है? आप लोग बताइए कमेंट करके। तो सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, तो ये कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले नेपाल हिमालय की बात करें तो ये काली प्लस तिस्ता, ठीक है, काली और तिस्ता के बीच स्थित है नेपाल हिमालय। असम हिमालय की बात करें तो ये तिस्ता और दिहांग, तिस्ता और दिहांग के बीच में है असम हिमालय। फिर पंजाब हिमालय की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सिंधु और सतलज, सिंधु प्लस सतलज। तो सिंधु सतलज के बीच में पंजाब, सतलज काली के बीच में कुमाऊं, काली तिस्ता के बीच में नेपाल, तिस्ता दिहांग के बीच में असम। तो सभी को याद कर लीजिए। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? ये उदारीकरण कहलाता है, बता चुके पहले भी, उदारीकरण।
तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट करके बता सकते हैं।